हेलो स्टूडेंट। आज नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है गिग्नार्ड रिएजेंट। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अल्केन का रिडक्शन। ठीक है। अब बच्चों, गिग्नार्ड रिएजेंट वैसा ही एक टॉपिक है जैसा कि SN1 SN2 E1 E2। आपने E1 E2 SN1 SN2 जो पढ़ा वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में यूज होते हैं, जो कि मैं एक साथ पढ़ा दिया। वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारे चैप्टर में कॉमन है, तो हर जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना पढ़ाते हुए एक ही जगह डिटेल में अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग में लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ साथ हम यहां पढ़ने वाले अल्केन रिडक्शन। अल्केन का रिडक्शन भी पढ़ने वाले। दो टॉपिक हम लोग यहां पढ़ने वाले। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद अल्केन का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। तो ये दो मेरा मेन टॉपिक है। ठीक है। अब हेडिंग में आप लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शॉर्ट में हम GR से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G एंड कैपिटल R। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं तो याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सीधा सीधा याद रखिएगा। ये जो R है ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम और ये क्या आपका? हैलोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। ये कैसे बनता है, प्रिपरेशन क्या है इसका, कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सारी बातों पे मैं एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है। पहले तो आप याद रखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इक्वल टू RMgX, और RMgX का पूरा नाम क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसे हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने से पहले एक बात आप ये जान लें कि एक और टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो पहले अपन बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर। ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे। ठीक है। उसके बाद वापस मैं रिटर्न आऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सोर्स ऑफ बेस, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस का ये सोर्स है। बोलोगे सर कैसे? जैसे देखिए R और Mg के बीच में बॉन्ड है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। और R क्या है? नॉन मेटल। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट तो मैं दिखाया हूं बच्चों, बट यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर भी है। ठीक है। तो कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। मैग्नीशियम पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। मतलब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो R पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से जनरेट क्या होगा? R माइनस। और R माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। तो ये सोर्स ऑफ R माइनस होगा। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है। अल्केन, अल्कीन, कुछ भी। मतलब सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड है ये। इसके थ्रू कैसा भी प्रोडक्ट आप जनरेट करा सकते हैं वो और मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। एक एक रिएक्शन इसका। ठीक। तो अब आते हैं इस पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बच्चों शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OGM से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो सीधा सीधा बात याद रखिएगा कि कार्बन जब जब डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा मेटल से, कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इफ कार्बन एंड मेटल बॉन्ड डायरेक्टली प्रेजेंट देन दैट कंपाउंड इज नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये जो C और M के बीच का जो डायरेक्ट बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, OGM, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब आप अगर इसके बारे में पूछे कि बताओ ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो बिल्कुल है। कैसे, आर में मतलब एंड में क्या हो, कार्बन होगा, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल, तो इन दोनों बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, आर और Mg का डायरेक्ट बॉन्ड, डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड पढ़ने से पहले हम लोग इसलिए क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक का एक टाइप है, कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इधर कंपाउंड लिख रहा हूं, कंपाउंड, और इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कंपाउंड लिखने के बाद अगर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो राइट कर दीजिएगा, और नहीं तो रॉन्ग कर दीजिएगा। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पहचानने क्या तरीका है, सीधा कार्बन और मेटल के बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है तो कंपाउंड हुआ क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट यहां दिया हुआ CH3 CH2 Na, ठीक है। सेकेंड है CH3 CH2 O Na। थर्ड है CH3 CH2 K, ठीक, हमें अच्छे से पता है कि यहाँ आयनिक होता है, बट उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसी ऑर्गेनिक में रिप्रेजेंट करके आपको दिया है। फोर्थ है CH3 O-K+। फिफ्थ है CH3 CH2 होल 4 Pt। सिक्स्थ है CH3 CH2O होल 4 Pt। सेवेंथ अगर बात करें तो यह है CH3 CH2 MgBr, ठीक है, CH3 CH2 MgBr। इसके अलावा और भी फिर से यहाँ लिख देंगे कंपाउंड, और ये OGM है तो राइट, नहीं है तो रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा है कितने मैंने इधर लिख दिए, 7। तो 8th नंबर का जो कंपाउंड है बच्चों वो ये है CH3, ठीक है, होल ट्वाइस Cu माइनस और Li+। नाइन्थ है CH3 CH2 ZnX। 10th है CH3 होल 4 SI। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये सॉल्व करें ना, अब मैच कर लेना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए ये देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या थीम है कि कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ, मेटल के साथ। तो यहाँ आप देखो ये जो कार्बन है डायरेक्टली बॉन्डेड किससे, सोडियम, तो ये हो गया क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन जनरल याद रखिए, कोई फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है मेटल, ठीक है, और कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ देखिए CH3 CH2 बीच में ऑक्सीजन और फिर एंड में क्या है, सोडियम। तो सोडियम और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन, तो इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं हुआ। यहाँ पे COM ऐसा बॉन्ड है, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होना चाहिए, CM डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे C से पोटासियम बॉन्डेड है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ, फिर यहाँ O के थ्रू बॉन्डेड है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं हुआ। यहाँ देखिए टेट्रा इथाइल जो प्लेटिनम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लेड होगा, यहाँ पे PB, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्टली बॉन्डेड है इससे, इसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। इसमें देखो ये टेट्रा जो है ना इथॉक्साइड है लेड में, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्डेड है किससे, लेड से, कार्बन तो बॉन्डेड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ देखिए ये कौन सा है,
RMgBr, मतलब RMgX, X फॉर हेलोजन, तो ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और साथ ही साथ कार्बन का बॉन्डिंग है किसके साथ? मेटल के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद आप इधर आ जाइए, CH3 ट्वाइस, Cu पे निगेटिव चार्ज, Li पे क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कंडीशन ये है, इसका भी एक नाम होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड आप पढ़े हो ना, उसी तरीके से ऑर्गेनिक में ये और ग्रिग्नार्ड, ये तीनों बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये सारे सोर्स ऑफ R- के लिए ज्यादा पॉपुलर है। तो कंडीशन देखिए, इसका जो नाम बाबू, इसका नाम है गिलमेंस रिएजेंट। इसका क्या नाम है? गिलमेंस, याद रखिएगा, गिलमेंस रिएजेंट। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस Cu, होल पे निगेटिव चार्ज और साथ में Li प्लस, तो चूंकि इस CH3 का जो C होगा बॉन्डेड किसके साथ है? कॉपर के साथ, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हुआ, और साथ ही साथ इसका नाम क्या हुआ? गिलमेंस रिएजेंट। ये देखिए, CH3 CH2 ZnH, तो जिंक क्या है? मेटल, और ये C मतलब कार्बन डायरेक्ट इसके साथ क्या है? बॉन्डेड है, तो ये भी हुआ क्या आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, अभी देखिए CH3 4Si, सिलिकॉन से कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो आपको लग रहा होगा नहीं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, बट ये नहीं है, बिकॉज सिलिकॉन मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुल मिला के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया कि जब भी कार्बन डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड रहेगा, जहां भी कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में 3 बाहर निकला, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट RMgX, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा कौन निकला? CH3 होल ट्वाइस Cu माइनस और Li प्लस। ठीक है, ये कौन सा हो गया? गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, याद रखेंगे। और जो थर्ड है वो है CH3 ZnX, ये कौन सा हो गया आपका? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये तीनों याद रखिएगा। ये तीनों अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, अलग अलग कंडीशन है, लेकिन ये तीनों ही पार्ट है किसका? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहा हूं। अब कंडीशन याद रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो सारे बहुत अच्छे सोर्स हैं किस चीज का? R- का। और R- क्या है? बेटर बेस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, बोलोगे सर ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड सोर्स ऑफ R- कैसे है? तो देखिए, C और M के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, और जो भी मेटल होगा उसका कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। तो कार्बन और मेटल में, मेटल के ऊपर क्या आपका? डेल पॉजिटिव, कार्बन पे क्या आपका? डेल नेगेटिव। तो इनके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट होगा? कार्बन पे। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है किस चीज का? C- का, कार्बन आयन का। और कार्बन आयन क्या होता है? बढ़िया बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आर गुड सोर्स ऑफ good source of R-, good source of R-, which is a strong base as well as strong nucleophile, strong base as well as strong nucleophile। अब देखो बाबू, जैसे एग्जांपल आपको देखना है तो कंडीशन देखिए, जैसे R सोडियम अल्काइल, ठीक है, R- और Na+। ऑब्जर्व ऐसा हुआ है कि चूंकि सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कंडीशन ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि कार्बन और सोडियम के बीच में लगभग आयनिक कैरेक्टर यहां रहता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड रहता है। ऐसे तो शॉर्ट में ऐसे दिखा देंगे RNA, बट आपको पता होना चाहिए कि R- और Na+ में रहता है। तो ये ब्रेक होकर किस में बनेगा? R- और साथ में क्या आपका Na+। तो देखिए, हमने बोला था सोर्स ऑफ, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल
का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग है, और जब ये ब्रेक हो रहा है तो R माइनस आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो R माइनस जो मिल रहा है उसका वो कहाँ से आया, RNA से, तो R माइनस का सोर्स कौन है, R माइनस और Na प्लस, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। इसके अलावा RMgX, ठीक है, RMgX में R और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा रहता है कंपेरेबल टू आयनिक, ठीक है, R जो है कार्बन, Mg मेटल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी ज्यादा होता है कंपेरेबल टू आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ रहता है, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% आयनिक कैरेक्टर रहता है, इसलिए इसको कंप्लीट आयन में ब्रेक करके नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव। इस पे डेल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये मेटल है, तो कार्बन और आर और मेटल के बीच मान लो बॉन्ड बन भी गया कोवेलेंट, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा शिफ्टिंग किसके तरफ रहेगा, टुवर्ड्स के आपका कार्बन, क्योंकि नॉन मेटल। और एक बात तो ये भी मेटल का भी आयनिक बॉन्ड बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर दिए, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इसका मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड रहेगा किसके तरफ, कार्बन के तरफ, नाम का यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, आर माइनस और साथ में Mgx, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड है बच्चों R2Cu, ठीक है, माइनस और Li प्लस, तो यहां से मिल जाएगा आपको R माइनस, फिर ये भी RZnX, यहां से भी मिल जाएगा R माइनस, ठीक है, तो इसीलिए आपको हमने बोले ये कौन सा हो गया, ग्रिनार्ड, ये गिलमैन और ये फ्रैगलैंड रिएजेंट। अब ये नॉर्मल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, ये सभी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, और हमने आपको सीधा बात बताया ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड से प्रिपेयर होगा क्या आपका C माइनस, तो R माइनस मतलब C पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये सब अच्छा बेस भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अब देखो अगर डिफरेंट ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का यूज करके आप C माइनस का फॉर्मेशन करते हैं, और आपका मन है कि नहीं सर हम जो C माइनस प्रिपेयर किए हैं उसके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें कि कौन बढ़िया बेस है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, या जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है थ्रू ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड उसमें किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि जो बढ़िया मेटल से बॉन्डेड होगा, ऐसा मेटल जिसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई हो, ठीक है, और उसके थ्रू जो बेस आपको मिलेगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। बोलोगे सर कैसे, जैसे मान लो ये R है, एक बॉन्डेड है Na से और R बॉन्डेड है K से, ठीक है, तो सोडियम और पोटासियम मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होता है, पोटासियम का, तो यहां से मिला R माइनस और K प्लस, और यहां से भी मिला R माइनस और K प्लस Na प्लस, ये बात पता है, ये R माइनस ये R माइनस दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इन दोनों में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा, कौन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा जो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर के थ्रू ऑब्जर्व हुआ है, तो पोटासियम के थ्रू कौन जनरेट हुआ, ये वाला, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। रीजन क्या है कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो इजीली रिलीज कर देगा R माइनस को फास्ट, ठीक है, और Na प्लस भी इजीली देगा, लेकिन इससे भी फास्ट कौन देगा, K प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर और भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड से आप बेस का प्रिपरेशन करें C माइनस का, तो वहां एक ही कंडीशन है कि जो बढ़िया मेटल, ठीक है, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा जिस मेटल का, उसके थ्रू जो C माइनस आपको मिल रहा है उसी का स्ट्रेंथ होता है ज्यादा। तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इफ मेटेलिक कैरेक्टर increases, if metallic character increases, then strength of R minus increases, then strength of R minus increases, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक कंडीशन है कि जो मैंने आपको बताया R माइनस और Na प्लस, सोडियम अल्काइल जो है, सोडियम अल्काइल में इसको नॉर्मली ऑर्गेनोमेटिक में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RNA, बट RNA ना रिप्रेजेंट करते हुए एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर दिया R माइनस और Na प्लस, जबकि RMgX ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Mg के केस में R माइनस और Na प्लस Mg प्लस एग्जैक्ट नहीं रिप्रेजेंट करते, RMg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते, लेकिन यहां पे डायरेक्ट दिखा दिया आयनिक बॉन्ड। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, देखा गया है
कि कार्बन जब Na के साथ बॉन्ड बनाता है तो प्योर आयनिक रहता है, इसलिए यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर हम दिखाए। लेकिन मैग्नीशियम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहता है कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर। 35 to 40% यहाँ रहता है आयनिक कैरेक्टर, और 60% के अप्रोक्सीमेटली रहता है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ ऐसे हम दिखाते हैं डेल माइनस और डेल प्लस, यहाँ एग्जैक्ट प्लस माइनस दिखाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है, ठीक है, और मैं आपको अभी बताने वाला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, ठीक है, कि RNA में एकदम आयनिक ऑब्जर्व हुआ, इसका क्या एविडेंस मिला, तो वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे कोवेलेंट है, आयनिक कैरेक्टर कम है, इसका क्या एविडेंस है, ये भी एविडेंस मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आगे जाके मेरा पूरा फोकस इस पे जाएगा, ग्रिग्नार्ड पे, गिलमैन पे और फ्रैंकलिन पे। बाकी कोई कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अभी पढ़ रहे तो जान ले, ठीक है। तो एक कंडीशन यहाँ लिख लेंगे, R माइनस Na+ लिखने के बाद लिखिएगा सोडियम अल्काइल इज हैविंग आयोनिक बॉन्ड। फिर भी ये क्या हुआ, फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ, क्योंकि बॉन्ड बोला ना भाई, कोवेलेंट हो या आयनिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रिग्नार्ड तो है ही, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक तो है ही, ग्रिग्नार्ड तो RMgx, ठीक है। R का Mg से बॉन्ड हो और Mg का किसके साथ, X के साथ, तो ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R माइनस और इधर से क्या हो गया, Na+। अब यहां पे बोल रहा है कि अल्काइल, सोडियम अल्काइल इज हैविंग आयनिक बॉन्ड। इसका एविडेंस मैं आपको बताता हूं। एविडेंस क्या एविडेंस, मान लो हम R ले लिए, CH3CH और D ड्यूटेरियम निगेटिव चार्ज, और साथ में यहां ले लिए Na+, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3CH2I से, ठीक है, तो कंडीशन क्या ऑब्जर्व होता है, एक बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया नहीं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो पढ़ाया तो पूरा गया है, आपको पता ही होगा, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखें, कंडीशन ये होता है कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो तो वहां पे फ्लिपिंग चलता है। फ्लिपिंग मतलब H का पोजीशन D ले लेगा और D का पोजीशन H ले लेगा, ठीक है, समझ गए। और कंडीशन ये है, उसके अराउंड 4 डिफरेंट जो ग्रुप रहते हैं तो उनका फ्लिपिंग होता है। तो हम तो ऐसा मान लिए हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं एग्जैक्ट कि भैया यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, और जो एज्यूम्शंस के हिसाब से हम करने जा रहे एक्सपेरिमेंट, अगर वो सही साबित होता है तो इस बात का सबूत होगा कि नहीं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। और अगर जो करने जा रहे वो कुछ अलग दे देगा प्रोडक्ट या कुछ अलग कंडीशन देगा, तो हम समझ लेंगे यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो हम तो पहले ही क्या एज्यूम कर लें, आयनिक बॉन्ड है, बस उसका प्रूफ क्या है वो बता रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्व हो कि यहाँ पे आयनिक ले लिए, तो ये एक ग्रुप हो गया लोन पेयर, मतलब जो नेगेटिव चाहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट तो होगा ही, फिर ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और साथ ही साथ क्या आपका CH3। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, इनके बीच का जो पोजीशन है ना वो इंटरचेंज होता है, जैसे CH3C ऊपर ड्यूटेरियम चला गया H और निगेटिव चार्ज और साथ में Na+, ठीक है। ये दोनों रिवर्सिबल है, कभी इस फॉर्म में कभी इस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी अल्काइल लेड है और ये स्ट्रॉन्ग है आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब ये जाके इस पे अटैक कर देगा तो I- बाहर चल जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 के थ्रू इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, और वो इन्वर्जन प्रोडक्ट तब बनेगा जब RX में कार्बन जिसके थ्रू I अटैच्ड है वो कायरल होना चाहिए, लेकिन ये कायरल तो है नहीं। लेकिन यहां क्या ऑब्जर्व हुआ कि भैया SN2 पाथ को फॉलो करते हुए ये दो प्रोडक्ट दे रहा है। कौन कौन सा, तो वो देखिए, एक प्रोडक्ट इसने दिया CH3CHD और CH2CH3 ये इथाइल, और दूसरा दे रहा है CH3CDH CH2CH3। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब ये जो मिक्सचर जनरेट हो रहा है वो कौन सा मिक्सचर हो गया, रेशमिक मिक्सचर। जबकि मैं बच्चों बार बार आपको बताया हूं कि रेशमिक मिक्सचर सिर्फ SN1 में बनता है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये दो प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि जब ये रिएक्टेंट इस फॉर्म में जाके अटैक करेगा, H ऊपर और D नीचे लेके, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा।
लेकिन जब इस फॉर्म में जाके अटैक करेगा, डी ऊपर और एच नीचे लेके, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर दो प्रोडक्ट हमें एग्जैक्ट मिल रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि फ्लिपिंग चल रहा होगा इसके जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें, और अगर फ्लिपिंग चल रहा है इसका मतलब सीधा बात वहां पे कार्बन आयन पहले से अपीयर होगा। तो ये इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि नहीं, सी और Na के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ना कि कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जैक्ट आयनिक होता है, और पहले से ही यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इसी वजह से यह स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा नोट करके, इट इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, it is the experimental evidence in the support that carbon ion in case of alkyl sodium फिलिप। ठीक है, तो ये मिक्सचर का मिलना इस बात का सबूत है कि जो कार्बन आयन है उसमें, जो कार्बन आयन है उसमें आपका फ्लिपिंग हो रहा है, और अगर फ्लिपिंग हो रहा है तो सीधा बात वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनोमेट्रिक आपको बता दिए, सारी बात बता दिए, अब मैं एग्जैक्ट आता हूं बाबू ग्रिग्नार्ड के बारे में। ठीक है, तो कंडीशन ये है, ग्रिग्नार्ड में कंडीशन ये है कि हम ग्रिग्नार्ड में सेम ये रिएक्शन करा के चेक करेंगे और पता करेंगे वहां पे आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ले लिए CH3 CH2 C, या ये नहीं लेते, लेते हैं ऐसा CH3 CD H Mg Br, कार्बन का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया इथाइल आयोडाइड के साथ, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये टूट के यहां पे जाकर अटैक कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा। यहां से हो गया CH3 CHD और ET प्लस MgIBr। तो यहां पे बाबू ऑब्जर्व ये हुआ कि सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, एक ही प्रोडक्ट मिला। तो एक ही प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि पहले से कार्बन में फ्लिपिंग नहीं हो रहा। जैसे इसके पहले वाले केस में फ्लिपिंग हो रहा था तो दो प्रोडक्ट मिला, HD का एक्सचेंज हो रहा था तो दो प्रोडक्ट मिला, लेकिन यहां पे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये एक प्रोडक्ट मिलना इस बात का सबूत है कि ग्रिग्नार्ड में जो R है उसमें फ्लिपिंग नहीं हो रहा। और फ्लिपिंग नहीं हो रहा इसका मतलब ये है कि ये R माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड में अप्रोक्सीमेटली 35% आयनिक कैरेक्टर है, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये भी टूटेगा तब जब जरूरत पड़ेगा। मतलब अगर आपको R माइनस का जरूरत है, जितना जरूरत है उतना पूरा वो पूरा करेगा आपको उसकी जरूरत, कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा नहीं कि देगा नहीं, ऑलवेज देगा, बट यहां बॉन्ड कौन सा है ये बात हो रहा है, तो बॉन्ड यहां कोवेलेंट ही है। ठीक है, बट आयनिक कैरेक्टर रफली इक्वल टू 35%। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि RMgx केस में वहां पे Mg और R के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो एग्जैक्ट कोवेलेंट बॉन्ड ही लेके चलेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट यहां मिला और एक प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि कार्बन मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर ये जो चलने वाला है वो ग्रिग्नार्ड के बेसिस पे चलने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मिला यहां से। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको पढ़ाने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ध्यान से देखेगा। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में तो बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन वो सब पढ़ना नहीं है, तीन हमको पढ़ना है। कौन कौन सा, गिलमैन,
फ्रैंकलैंड और गिगनार्ड। और इस चैप्टर में पहले हम फोकस किस पे करेंगे, गिगनार्ड पे। आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो गिलमेंस भी आ जाएगा और फ्रैंकलैंड भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन में बताता हूँ गिगनार्ड का। अब गिगनार्ड का प्रिपरेशन ये है कि अगर हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड, आर कुछ भी हो सकता है, बेंजीन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, एरोमेटिक, साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, कुछ भी हो सकता है ये आर, और ये एक्स है। अगर इसका रिएक्शन आप Mg से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर वो भी ड्राई कंडीशन, सूखा हुआ ईथर, ठीक है, तो यहां से ऑब्जर्व हुआ है कि यहां से मिलता RMgX, ठीक है, RMgX। अब कंडीशन ये ध्यान रखें कि यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो RMgX, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। सीधा बात क्या है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराए, मैग्नीशियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बना, RMgX। अब इसका जो मैकेनिज्म है बाबू वो अनसर्टेन है, कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है। बट मान रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा मैं 100% करेक्ट हूं, ठीक है। बहुत सारे लिटरेचर में ऐसा दिया है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। फ्री रेडिकल आप समझते होंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनाइन, कार्बन पे जब निगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल जब कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो एक बात तो पहले यहां लिख लेंगे नोट करके कि मैकेनिज्म अनसर्टेन, मैकेनिज्म इसका अनसर्टेन है, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर आपसे बोला जाए कि नहीं मैकेनिज्म बनाओ, ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। बट मैकेनिज्म का टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा याद रखना, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। RX Mg से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, RMgX, और RMgX क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। RX Mg बीच में जाकर ट्रैप हो जाएगा, अरे समझ रहे हो बुड़बक, RX है और Mg लेते, Mg का बीच में जाकर ट्रैप ना हो गया तो क्या बन गया, RMgX बन गया, वो तो आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इट बिलीव्ड टू बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट बिलीव्ड टू बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब देख कंडीशन क्या है, यहां पे जैसे R और X है तो यहां पे दोनों का अपना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो फ्री रेडिकल मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाना, ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो R के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और X के पास भी। बोलोगे सर ये अपना अपना लेके क्यों गया, अरे यार अगर ये ऐसे टूटता तो कार्बन पे निगेटिव X पे पॉजिटिव, ऐसे टूटता तो R पे पॉजिटिव X पे निगेटिव, तो कार्बोकेटाइन बनता। लेकिन अगर हमको फ्री रेडिकल बनाना है तो ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, R का, एक इलेक्ट्रॉन किसका, X का, तो दोनों अपना अपना लेके क्या हो जाए, सेपरेट, तो सेपरेट हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम के बारे में आपको पता होगा, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है, समझ गए। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाए तो ग्राउंड स्टेट में 2, एक्साइटेड में जाएगा तो s में रहेगा 1 और 3p में चला जाएगा 1, तो 2 अनपेड। तो ये भी ऐसा मानते हैं कि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन R के साथ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन X को दे देगा, तो ये यहां से जाके बॉन्ड बना लेता है RMgX, ठीक है, जिसमें RMgX तो बन गया बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, ठीक है। तो ये जो इधर से बॉन्ड बना इसमें R का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, Mg का कम, इसलिए इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव, तो ये कंडीशन है, ठीक है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि RX में अगर ये कराएंगे Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्यों लेते वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये RMgX बनेगा, ड्राई ईथर का होना जरूरी है। ये जो RMgX बन रहा कैसे बना, Mg बीच में जाकर ट्रैप हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा माना गया है कि मैकेनिज्म इसका अनसर्टेन है, बट फिर भी ऐसा बिलीव करते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कैसे ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका रेट आपको बताऊं, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, RX के ऊपर। ये RX कैसा है, जैसे देखो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा तो फास्ट होगा,
अगर लेट से टूटेगा तो स्लो होगा। अभी बॉन्ड इजीली टूटेगा या स्लो टूटेगा वो डिपेंड करेगा बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड के लेंथ के ऊपर, और बॉन्ड का लेंथ डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एटम आपने यूज किया। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे छोटा फ्लोरीन है और सबसे बड़ा आयोडीन, तो बड़ा एटम यूज करेंगे तो बड़ा बॉन्ड होगा और वो इजीली टूटेगा। तो कंडीशन ये है कि RX में से ले लिए RI, ठीक है, RBr, और आप ले लिए RCl, और आप ले लिए RF, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि RI में रेट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ इजीली जाके ट्रैप हो जाएगा, फिर RBr, RCl, और RF के बारे में याद रखना कि नो GR, कि RF के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता ही नहीं है, ठीक है। RF में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता, ठीक है। RF ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फ्लोरीन मैग्नीशियम को बोलता है बेटा इलेक्ट्रॉन उधर मत दो कार्बन को, तुम मेरे ही साथ बॉन्ड बनाओ सिर्फ, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन वेरी हाई। तो उसके वजह से मैग्नीशियम के साथ ही अलग से आयनिक बॉन्ड बना लेता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है, और वो बनने नहीं देता ग्रिग्नार्ड। तो इसी वजह से हम लोग RF का यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ड्राई ईथर का हम लोग यूज करते हैं। ड्राई ईथर इज सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? ड्राई ईथर का। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है बाबू कि आपको ड्राई ईथर, सीधा आप याद रखिएगा कि ड्राई ईथर इज सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर आपको ये बोला कि सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप बता देंगे ईथर आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ईथर्स आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि भैया रीजन क्या है, क्या कंडीशन है, सब सारा बात कंसेप्चुअल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका रीजन पे हम जाते हैं। रीजन क्या है वो देखिए। रीजन ये है कि जैसे आपको पता होगा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, और आपको पता होगा सेल नंबर 1 पे एक सबसेल, सेल नंबर 2 पे 2 सबसेल, सेल नंबर 3 पे 3 सबसेल, तो S थर्ड सेल में क्या होगा 3s 3p और 3d, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन S में रहता है 2, एक्साइट होकर जब जाता है P में बॉन्ड बना लेता है और ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इसके पास प्रेजेंट है क्या आपका वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। तो होता यह है बाबू कि जैसे RMgX बन गया, ठीक है, तो इस Mg के पास प्रेजेंट है वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, वेकेंट d ऑर्बिटल। तो वेकेंट d ऑर्बिटल में अगर आप ईथर लेते हैं, ईथर में ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, मैग्नीशियम के वेकेंट d ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। एक ईथर इधर से डोनेट कर देता है और एक ईथर ऊपर डायरेक्शन से डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है उसको स्टेबलाइज्ड करने का काम करता है कौन, ईथर, थ्रू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर। कहां डोनेट करता है, मैग्नीशियम के वेकेंट d ऑर्बिटल में, और कैसा फॉर्मेशन करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ड्राई ईथर ही क्यों यूज होता है, कोई क्यों और नहीं होता, कोई क्यों और नहीं होता वो भी रीजन आपको बताऊंगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, ऐसे तो कभी बोला जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है तो हम लोग फट से ऐसे लिख देते हैं RMgX, बट दिस इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन। बट हम भी ऐसे लिखते हैं, आप भी ऐसे लिखोगे, बट अभी आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल में, तो आप एग्जैक्ट इसका जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो भी जान लें। तो लिख लें ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
क्या हो देखो, पहले तो जो RMGX है वो लिख दीजिए, इसके बाद ब्रैकेट में जो ईथर का आप यूज करें, मान लो ETO, यहाँ पे इथाइल ईथर का यूज करें हमने, तो ETO आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। जो ईथर है उस ईथर का आप ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। तो ये है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। बट हम लोग इतना नहीं भाई, सीधा RMGX लिखेंगे, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ड्राई ईथर लेते हैं उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन, ठीक है, मतलब 3 मेंबर साइक्लिक ईथर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा, नोट करा के लिख लीजिए एकदम। जितने भी ईथर हैं वो सारे यूज होंगे एक्सेप्ट 3 मेंबर साइक्लिक ईथर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। रीजन ये है कि 3 मेंबर और 4 मेंबर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ऐसे तो ईथर अनरिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत बेकार होता है उसकी रिएक्टिविटी, लेकिन ये दोनों बहुत रिएक्टिव होता है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्रेन ज्यादा है, ठीक है। तो जब इसका आप यूज करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसके साथ अलग से रिएक्शन शो कर देता है SN2 टाइप का, ठीक है। ये लिख लेंगे एक्सेप्शन, ये इसका डायग्राम लिख लीजिए, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्यों नहीं होता, तो मान लो अगर ये आप यूज किए इधर से और ये RMGX है, तो R पे माइनस MG पे प्लस, तो ये R माइनस बैक साइड से अटैक कर देगा और SN2 रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। आपको इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं मैं डिटेल में, और आपको बताया थे अल्काइल हैलाइड से भी इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसे ही ईथर का काम क्या है कि मैग्नीशियम के वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, लेकिन ये भाई साहब अलग ही रिएक्शन कर लिया, तो रिएक्शन से प्रिपेयर हो गया इधर से R और ये इधर से O माइनस और यहाँ पे आगे MgX पे क्या आपका प्लस। अरे MgX तो पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर निकलेगा ना, तो MgX पॉजिटिव इस O माइनस के सामने आके लग गया, तो ये बना लिया। और दूसरा, अगर आप 4 मेंबर ईथर का यूज करते हैं तो यहाँ भी एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, RMGX है, R पे डेल निगेटिव, Mg पे डेल पॉजिटिव, फिर ये इस कार्बन पर अटैक करता है, ये ऐसा हो गया और प्रोडक्ट ऐसा बना लेगा O, ठीक है, और यहाँ पे R, इसमें माइनस और इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए MgX प्लस यहाँ आ जाता है, तो ये अलग से रिएक्शन कर लेता है SN2 टाइप का, ठीक है। इस वजह से हम लोग साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर का यूज नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। इसमें इस सेक्शन में साइक्लिक ईथर में एक और मैं आपको बता दूं, थर्ड देख लो, और फोर्थ एक और है, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। नाम याद रखना स्ट्रक्चर के साथ, 5 मेंबर साइक्लिक ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं THF, और ये बेस्ट सॉल्वेंट है फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्टिविटी वगैरह शो नहीं करता, ठीक है। ये लोन पर जाकर डोनेट करता है, बहुत बढ़िया तरीके से डोनेट करता है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका शॉर्ट नाम है THF और इसका नाम है THP, टेट्रा हाइड्रोपायरेन, ठीक है। कंप्लीट नाम इसका लिख लेंगे, टेट्राहाइड्रोपायरेन, टेट्राहाइड्रोपायरेन, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों एज ए सॉल्वेंट यूज होगा, सिर्फ यूज कौन सा नहीं होगा, तो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों अलग से रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात ये है, एक इंपॉर्टेंट बात, कि आखिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज होता, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। लिखिएगा एक पॉइंट बना के, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट are not good for
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रीजन क्या है, देखिए जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते बाबू वो क्या प्रोवाइड करते हैं, H+, ठीक है। तो कंडीशन ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास क्या प्रेजेंट होता है, R-, और अगर पोलर प्रोटिक वहां प्रेजेंट है तो पोलर प्रोटिक से वो H+ लेके R- और H+ मिलके RH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सॉल्वेंट की तरह तो ये ट्रीट किया है, ठीक है, अलग से वो रिएक्शन उसके साथ शो कर दिया। तो इस वजह से हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज नहीं करते, ठीक है। पोलर प्रोटिक का यूज नहीं करते, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, 4 मेंबर साइक्लिक ईथर का यूज नहीं करते, ठीक है। रीजन बता दिए, क्योंकि अगर इनका यूज करेंगे तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेफ रहेगा ही नहीं, वो वहीं पे रिएक्शन शो कर देगा। और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो रिएजेंट बोल रहे किसी और रिएक्शन में यूज करने वाले, इसलिए हम उसको बना के रखना चाहते। उसको कोई पहले ही रिएक्ट कर लेगा तो बचेगा क्या, नहीं ना। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिएगा PPS लाइक H2O आर नॉट गुड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रीजन देख लो, रीजन ये है कि जैसे RMgX डेल नेगेटिव इस पे डेल पॉजिटिव, लिखने का ऐसे लिखते हैं बट समझ लो पूरा टूट चुका है बॉन्ड, बहुत इजीली R- ये दे देता है HOH, ठीक है। तो आपको पता है बाबू ये जो है H+ प्रोवाइडर है, R- इस H को होल्ड कर लेगा, इधर से ब्रेक हो जाएगा और यहां से बना लिया RH और प्लस यहां से ब्रेक हुआ Mgx और क्या आपका OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा अलग से रिएक्टिविटीज। तो जितने भी पोलर प्रोटिक हैं वो सभी H+ दे देंगे और H+ लेके इसी तरीके से बार बार ये रिएक्शन करेगा, कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस वजह से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद एक कंडीशन ये है कि पोलर प्रोटिक अगर नहीं यूज कर रहे, ठीक है, तो पोलर अप्रोटिक क्यों नहीं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी तो यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बाबू, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने के बाद भी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ईथर ही इसके लिए बेस्ट सॉल्वेंट है, और ईथर में भी 3 मेंबर साइक्लिक ईथर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर इसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आर नॉट गुड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आर नॉट गुड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। रीजन देखिए क्या होता है, जैसे आपको पता होगा वो एसीटोन, ठीक है, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, ये क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि RMgX प्लस CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसा है। तो R पे डेल नेगेटिव, Mg पे डेल पॉजिटिव, और ये देखिए कार्बन पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन, तो डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव। तो ये जो R- है, ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा, ये जैसे यहाँ जाके अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और बाद में इसके डिटेल रिएक्शन भी हम लोग पढ़ने वाले। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि CH3 और O- को बैलेंस करनी, जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा इधर से ऐसा, तो Mg पे क्या है, पॉजिटिव था, यहाँ पे आ जाता है Mgx और क्या पॉजिटिव, तो ये अलग से प्रोडक्ट बना लिया। तो पोलर प्रोटिक भी यूज नहीं हुआ, पोलर अप्रोटिक भी यूज नहीं हुआ। पोलर प्रोटिक क्यों नहीं, क्योंकि वो H+ देता है। पोलर अप्रोटिक क्यों नहीं, क्योंकि ये अलग से रिएक्शन कर लेता है। और यहां पे सिर्फ यूज होगा ईथर, और ईथर में भी 3 मेंबर साइक्लिक ईथर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर का यूज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन किस किस टाइप के हम पढ़ने वाले, कौन कौन से रिएक्शन यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले, कौन कौन सा यूज होगा, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जान लीजिए, लिख लेंगे हेडिंग में। इसके बाद एक एक कर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फर्स्ट है
एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस कैसा? R माइनस क्या है जो जनरेट हो रहा है ग्रीनार्ड रिएजन से, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कोई भी एसिड अगर इसको H प्लस दे दिया तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगा कौन सा? एसिड बेस रिएक्शन। मतलब जो कोई भी अगर एसिड है जिसके पास H प्लस है उसके साथ ये रिएक्शन करे। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक, एक तो पढ़े आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में जब कोई जैसे X बाहर निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल उसके पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो गए तो सब्स्टिट्यूशन। और जो आपने यहां पढ़ा बाबू, ये बाहर से जा रहा है न्यूक्लियोफाइल और यहां जाके ऐड हो गया, क्योंकि यहां से कुछ बाहर नहीं गया, यहां पे एक बॉन्ड बस ब्रेक हुआ। ऐसा नहीं कि O बाहर चला गया, O तो अभी भी है, कोई बाहर गया है क्या? नहीं, बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल यहां पे जाके क्या हो गया? ऐड। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन। मतलब बाहर से कोई आके सिर्फ यहां बैठ गया, किसी को हटाया नहीं, तो ये क्या हो गया? एडिशन। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग दो के टर्म पढ़ने वाले, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। बोलो कैसे? न्यूक्लियोफाइल R माइनस देगा आपको ग्रिग्नार्ड, यहां जाकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, कुछ बाहर नहीं निकला, और यहां भी R माइनस अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड O पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन कुछ बाहर तो नहीं गया ना, तो कौन सा हो गया? एडिशन। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन में रेट ज्यादा होता है एल्डिहाइड का, याद रखिए, ठीक है। थर्ड है SN2TH, ठीक है। TH को देख के आप घबराए नहीं, जब ये SN2TH डिटेल में पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बताऊंगा। अब बोलोगे सर TH क्यों? अभी शॉर्ट में अगर बता दूं तो एक बात मैं बता दूं बाबू कि यहाँ ये जो रिएक्शन है SN2TH, इसमें हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स पे पढ़ने वाले। एसिड डेरिवेटिव जैसे एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब इसको हटा के इसी से कोई अलग ग्रुप अगर जनरेट हो उसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। इसको हटा के यहाँ Cl लगा दिए तो एसिड डेरिवेटिव हो गया। तो ये SN2TH का जो रिएक्शन है वो एसिड डेरिवेटिव्स पे होता है, और ये TH इसलिए क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के ड्यूरेशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको SN2TH के नाम से हम लोग बुलाते हैं। बट अभी आप देख के घबराए नहीं, क्योंकि मैं ये तो पढ़ाने वाला हूं ना एक एक करके, उस टाइम तो बताएंगे डिटेल में। अब देखिए कौन कौन सा एसिड डेरिवेटिव्स में यूज होगा। RC डबल बॉन्ड O Cl एसिड डेरिवेटिव है, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, RC डबल बॉन्ड O OR, ये स्टर एनहाइड्राइड, और ये क्या हो गया? एसिड हैलाइड। और एकामाइड RC डबल बॉन्ड O NH2। अरे डेरिवेटिव क्यों बोल रहे भाई? अरे देखो रे बेवकूफ तुम लोग, RC डबल बॉन्ड O OH हटा के Cl लगा दिए तो डेरिवेटिव हुआ, तो ये बना, ठीक है। दो यूज कर लिया, RC डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड OR, दो एसिड, यहां से वाटर बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। इसमें देखो जो ये कैसे बना होगा, ऐसा RC डबल बॉन्ड O OH, H हटा के यहाँ R लगा दो, स्टर बन जाएगा, ऐसे ही है। और अमाइड जो है ना बाबू, रिएक्टिविटी बहुत कम शो करता है, ना के बराबर। और इन तीनों में, चारों में अगर रेट की बात करें, सबसे ज्यादा RC डबल बॉन्ड O Cl का। क्यों है सब बताया जाएगा फिर आपका स्टर का, और सबसे बेकार अमाइड का, घटिया, ठीक है। और फोर्थ है SN2 रिएक्शन, जो ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया गया। SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे ईथर, साइक्लिक ईथर में और RX में। और आपको याद होगा बाबू, तो बताया था मैंने आपको कि ईथर का रेट ज्यादा होता है कंपेरेबल टू RX, बिकॉज यहां पे स्ट्रेन है, एंगल ऑफ स्ट्रेन, इस वजह से, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल। और अगर इन चारों में बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा रेट आपको पता होगा केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है एसिड बेस्ड, बहुत फास्ट होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा है? एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो फर्स्ट का रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ, इसीलिए मैं इस सीक्वेंस में लिखा हूं, ठीक है। समझ, जैसे कभी पूछा एसिड बेस्ड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसका रेट ज्यादा? तो आप बोलेंगे एसिड बेस्ड का।
बोला SN2TH और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ज्यादा, SN2 रिएक्शन और SN2TH किसका ज्यादा, तो आप बोलेंगे SN2TH का ज्यादा। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है जो जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, और एक एक करके अभी इन्हीं को तो पढ़ने वाले, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विथ वन एक्सेप्शन, विथ वन एक्सेप्शन। थैंक यू। घर पे प्लीज पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, हमारे लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, अपने कोचिंग के लिए पढ़िए। थैंक यू।